चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज हमारा टारगेट है केमिकल काइनेटिक्स का एक वन शॉट करना। एकदम रिलैक्स होकर आप सब देखेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स शब्द का मतलब है, मैं वही अभी फोकस करूंगा जो बोर्ड में है। मैं दोबारा बता दूं, मेरा अभी जो वन शॉट है ये पूरा का पूरा बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए फोकस है। ठीक है, तो वही चीजों पर हम बात करेंगे जो बोर्ड में आएंगी। तो काइनेटिक इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद what which deals with the rate of reaction. Yes, rate of reaction is very important यार। दरअसल ये थर्मोडायनेमिक्स का सिक्के का दूसरा पहलू है। थर्मोडायनेमिक्स हमें वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो हमें बताया करती थी कि वेदर द रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी। एंड केमिकल काइनेटिक इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, कि अगर वो फिजिबल है तो वो कितनी तेजी से होगा यार। स्पीड मैटर्स बच्चे, स्पीड मैटर करती है। पता आप लोग की एनसीईआरटी की बड़ी अच्छी लाइन बताता हूं मैं। एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स को जोड़ रहा है वो। थर्मोडायनेमिक्स वो ब्रांच है जो हमें क्या बताती है कि रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं, और केमिकल काइनेटिक्स वो ब्रांच है जो हमें बताती है कि रिएक्शन अगर फिजिबल होगा तो वो कितनी तेजी से होगा, कितनी स्पीड से होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। और मैं आप लोगों को एक बेहतरीन लाइन बताता हूँ। एनसीईआरटी की लाइन क्या कहती है कि डायमंड जो है ना वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? डायमंड भी कार्बन से बना हुआ है और ग्रेफाइट भी कार्बन से बना हुआ है। डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये थर्मोडायनेमिक्स हमें कहती है। डायमंड विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्रेफाइट। मतलब भाई लाखों करोड़ों रुपए का हीरा आपके 2 कौड़ी के ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये थर्मोडायनेमिक्स कहती है। बट क्या केमिकल काइनेटिक्स क्या कहती है? केमिकल काइनेटिक कहती है भाई रिएक्शन तो होगी, तूने बता दिया, बट पता है कितना स्लो होगा। डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट होगा, उसको होने में करोड़ों साल लग जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, डायमंड इज फॉरएवर, डायमंड है सदा के लिए। मतलब मैंने कह दिया भाई तुम पढ़ोगे, अब ये बात थोड़ी है तुम पढ़ोगे, तुमने कह दिया हाँ पढ़ूंगा। मैं कल को कह रहा हूँ तुम पढ़ नहीं रहे, तुमने कहा था मैंने कहा पढ़ूंगा, ये थोड़ी बताया कल पढ़ूंगा। मैं कभी भी पढ़ूंगा भाई। काइनेटिक बताता है रेट ऑफ रिएक्शन, तो सिर्फ रिएक्शन का होना, फिजिबिलिटी पता करना इज नॉट एनफ, उसका स्पीड पता करना भी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी तेजी से होगा ये बहुत जरूरी है पता करना, और यही ब्रांच हम पढ़ते हैं, यही चीजें हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में बेटा। तो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे शो किया जाता है? अगर कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, कोई इस तरह की रिएक्शन है, तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को शो करते हैं माइनस डी आर बाई डी टी। इसका मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, इस ब्रैकेट का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर मतलब आर में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। हमेशा नीचे टाइम आएगा जब भी रेट या स्पीड की बात होती है। और प्रोडक्ट के टर्म्स में भी दिखा सकता हूं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन टाइम। याद रखिए दोनों बराबर होंगे, कोई प्लस माइनस नहीं होगा। मतलब जितनी तेजी से रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है उतनी तेजी से प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है। और एक और बात बता दूं, ये नेगेटिव का मतलब है डिसअपियरेंस। नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि रिएक्टेंट केप्ट ऑन डिक्रीजिंग, रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहा है। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बच्चों कम हो रही है। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, मान लो मैं आपको बताता हूं, जब टाइम 0 था रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 100 थी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी 0 थी। जब टाइम 20 सेकंड हुआ तो रिएक्टेंट कम हो गया 80 और प्रोडक्ट बन गया 20। तो अगर मैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लाऊंगा तो वो तो फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव रेट का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होता, हम अच्छी तरह से जानते हैं। नेगेटिव स्पीड होती है कभी, मैं कह रहा हूँ भाई तुम्हारी बाइक की स्पीड कितनी है, तुम कहोगे -40 किलोमीटर पर आवर। अरे भैया माइनस की तो स्पीड माइनस में तो होती ही नहीं है, माइनस में स्पीड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता।
माइनस में नहीं होता, नेगेटिव में स्पीड्स नहीं होते, नेगेटिव में रेट्स नहीं होते, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे एक नेगेटिव और लगा देते हैं ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि रिएक्टेंट की जब टर्म्स में आपको रेट ऑफ रिएक्शन दिखाई जाती है तो नेगेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है, नेगेटिव क्या शो करता है, नेगेटिव डिसअपियरेंस शो करता है। नेगेटिव क्यों रखा गया है, क्योंकि हम जानते हैं dr by dt एक नेगेटिव वैल्यू आएगी और नेगेटिव का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, नेगेटिव रेट हो नहीं सकता, तो नेगेटिव के आगे एक और नेगेटिव लगा देने का मतलब क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। चलिए ये चीज, इस चीज को हम इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। जब हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट, जब हम लोग d का इस्तेमाल करते हैं, dt का इस्तेमाल करते हैं, तो इंस्टेंटेनियस कहा जाता है। इसका मतलब बहुत छोटा, ये जो d है, d मतलब dt मतलब बहुत छोटा समय है, dr मतलब छोटा चेंज इन रिएक्टेंट है, dp मतलब छोटा चेंज इन प्रोडक्ट है। ये बहुत छोटा समय का चेंज दिखाता है, स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज के लिए ये दिखाया जाता है। अगर यहीं पर थोड़े बड़े चेंज की बात की जाती है तो उसको हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से जानते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो सर ऊपर वाला क्या कहलाता है, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन? नहीं नहीं, बोला ना इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का क्या फार्मूला, वही फार्मूला है यार, सेम फार्मूला है। तो आप कहोगे तो आप सेम चीज लिख रहे हो, बिल्कुल सेम चीज लिख रहा हूं भाई, मैं आपको बता देता हूं, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है यहाँ पर डेल्टा है और वहां पर डी है। डी और डेल्टा में क्या अंतर है, दोनों का ही मतलब होता है चेंज। डेल्टा का मतलब होता है बिग चेंज, बिग चेंज मतलब जब इंटरवल बड़ा होता है, डी का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज। ये तो रहा इस चैप्टर का इंट्रो। अगर इसको मैं ग्राफिकली समझाऊं, मैं ग्राफिकली इसलिए भी समझाना चाहता हूं कि पेपर में ना कहीं सब लोग भाग रहे हैं बायोमोलिक्यूल के केस बेस्ड क्वेश्चन की तरफ, सॉल्यूशन के केस बेस्ड की क्वेश्चन की तरफ, और पता चले पेपर में धप्पा हो गई, केमिकल काइनेटिक आ गई केस बेस्ड में। ऐसे तो मैं, मेरा मन जो कर रहा है दो केस बेस आएंगे, तो एक मेरा मन कर रहा है बायोमोलिक्यूल का केस बेस आएगा, और दूसरा जो मेरा हिसाब कह रहा है वो केस बेस आ सकता है सॉल्यूशंस में से, इलेक्ट्रो में से, ये तो है, बट मेरा दिल ये कह रहा है कि वो काइनेटिक में से भी आ सकता है, डी ब्लॉक में से भी आ सकता है दूसरा केस बेस क्वेश्चन। डी ब्लॉक एक बहुत अहम दावेदार है, बट वही वाली बात है ना, अहम दावेदार के पीछे भाग रहे हैं, पता चले केस बेस क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक में से आ गया, फिर क्या करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा ग्राफ की भी हम लोग इधर तैयारी कर लेते हैं। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करूं और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेट मी मेक अ बिगर प्लॉट, थोड़ा सा बड़ा बना देते, छोटा बनाने से थोड़ा सा ना कंफ्यूजन, इतना बड़ा नहीं, हाँ ये ठीक है। ये यहाँ पर आ जाता है टाइम और यहाँ पर आ जाता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन दिखा रहा है और टाइम। आपको पता है ना टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, रिएक्टेंट घट रहा है टाइम के साथ साथ। ये रिएक्टेंट इधर था और ये ऐसे होके घट रहा है, मैंने इसको जीरो नहीं बनाया क्योंकि मैं मानता ही नहीं कि कभी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जीरो होती है। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है, इस तरह से ये जाता है। अब मान लीजिए कोई छोटा सा एक टाइम इंटरवल मान लीजिए, कोई भी जो आपको ठीक लगे, मान लीजिए इस टाइम टेबल और इस टाइम इंटरवल, इस टाइम इंटरवल के दौरान अगर मैं इधर क्रॉस करता हूं, ये मानता हूं आर टाइम इनिशियल, तो ये है आर इनिशियल, और इस समय पर अगर मैं दिखाता हूं टाइम फाइनल, तो अगर मैं इसको ऊपर में लाता हूं तो ये आता है इधर आर फाइनल। ऑब्वियसली यहाँ पे कम हुआ है, गिरावट हुई है, बिल्कुल गिरावट हुई है, तो इस गिरावट को हम क्या कहेंगे बच्चों, डेल्टा आर माइनस डेल्टा, और इसको कहूंगा डेल्टा टी। तो ये जो इसका स्लोप दर्शा रहा है ना, स्लोप, ये स्लोप है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन,
क्योंकि इंटरवल बहुत बड़ा है, तो इसको हम कहेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट एवरेज वो क्या होगा, माइनस डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी। बट वहीं पर अगर मैं इसी ग्राफ को प्लॉट करता बच्चों और कहता है बहुत ही छोटे चेंज के लिए आप काम कर रहे हैं, बहुत छोटे चेंज के लिए आप काम कर रहे हैं, मतलब अगेन द ग्राफ विल बी लाइक दिस। बट अब मैं इंटरवल को इतना बड़ा नहीं बनाने वाला, मैंने एक छोटा एक पॉइंट इनफैक्ट मान लिया, एक पॉइंट। तो अब आप इस पॉइंट को अगर मानेंगे तो इस पॉइंट के क्रॉस, इस पॉइंट जहां पर ये टच कर रहा है इसके क्रॉस एक सीधी लाइन अगर बनाएंगे स्लोप, जो आपको बताएगा कि क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये चीज और ये चीज, उससे छोटा बनाना चाहिए मुझे, स्मॉल, ये, तो ये और ये, तो यहां से ये चेंज आ रहा है और यहां से ये चेंज आ रहा है, बहुत छोटा चेंज उसके कंपैरिजन में। तो इसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इंस्टेंटेनियस। इधर आता है माइनस डी आर बाय डी टी। इस तरह के बहुत माइन्यूट चीजें भी हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कैसे ग्राफ से भी चीज आती है, प्रोडक्ट से भी आ सकता है, बस प्रोडक्ट में अंतर इतना होगा कि प्रोडक्ट का ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा, बस नीचे से ऊपर जाएगा, इस तरह का होगा, क्योंकि वो टाइम के साथ घट रहा है। उसमें भी हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन दिखा सकते हैं। इसके बाद मेन कड़ी पर आते हैं। तो कोई रिएक्शन अगर है जैसे A मोल्स ऑफ A और B मोल्स ऑफ B, इसमें C मोल्स ऑफ C और D मोल्स ऑफ D बोल रहा हूं, और मैं कह रहा हूं इंस्टेंटेनियस रेट दिखाना है। तो इंस्टेंटेनियस रेट के लिए अगर बाय डिफॉल्ट कल को पेपर में कहे रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप इंस्टेंटेनियस रेट ही समझेंगे। एवरेज रेट के लिए वो अलग से बोलेगा एवरेज रेट है भाई, ध्यान रखना। तो रेट ऑफ रिएक्शन में ए के टर्म्स में शो कर सकता हूँ, बी के टर्म्स में शो कर सकता हूँ, ए कितना घट रहा है, बी कितना घट रहा है, ये बराबर है। जो भी इनके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएंगे, 1 अपॉन ए माइनस डी ए बाई डी टी माइनस 1 अपॉन बी डी बी बाई डी टी 1 अपॉन सी डी सी बाई डी टी 1 अपॉन डी 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 बाई डी टी। ये ध्यान रखिएगा, जो भी इसको स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, माइनस डी बाय एन टू बाई डी टी इज इक्वल्स टू, ध्यान रखना मैं इधर इन दोनों में दिखा रहा हूं तो इसका इंडिविजुअली अलग अलग दिखा सकता हूं, प्लस करने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है, दोनों के अलग अलग के रिस्पेक्ट से मैं दिखा रहा हूं। तो इट विल बी माइनस 1/3 डी एच टू बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1/2 डी एन एच थ्री बाई डी टी। तो जो भी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है वो डिवाइड हो रहे हैं, और मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चे कॉमन एरर करते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस नहीं आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इंडिविजुअली इसके रिस्पेक्ट से और इसके रिस्पेक्ट से अलग अलग शो किया जाता है, अलग अलग तरह से शो किया जाता है, अलग अलग तरह से, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये रही बात हम लोगों के रेट ऑफ रिएक्शन की, इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट के रिएक्शंस की। यहां पर अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहीं पे लगा देता हूं क्वेश्चन कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ appearance of N2 NH3 if rate of disappearance of N2 is 3 into 10 की पावर -2 मोल पर लीटर, सिंपल मोलर।
यही क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए जरा क्वेश्चन को। कह रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, पहले तो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, फिर कह रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, मतलब अपीयरेंस ऑफ NH3 भी निकालनी है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। पर दे क्या रखा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 दे रखा है, मतलब व्हाट दे हैव गिवन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। तो इसका मतलब ये सारा रिलेशन मेरे पास खुला हुआ है, बट मैं सबसे पहले कौन सा रिलेशन इस्तेमाल करूंगा, ये वाला रिलेशन। तो इसका मतलब पहले केस के लिए मैं कहूंगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू माइनस dN2/dt, और इसने डिसअपियरेंस बता रखी है 3 इंटू 10 की पावर -2m है। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर हो गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना। क्यों? क्योंकि इस कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या थी, कैपिटल M। अब इसके साथ भाई डिवाइड भी तो हो रहा है यहाँ पर टाइम, ये आ गया इसका रेट, मोल पर लीटर पर सेकेंड, कैपिटल M पर सेकेंड। अब कह रहा है कि फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो गया ना, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 भी पूछ रहा है, एक और एक्स्ट्रा चीज। दे आर आस्किंग दिस थिंग, दे आर आस्किंग दिस थिंग एज वेल। सो नाउ फिर आगे लिखेंगे, नाउ रेट इज इक्वल्स टू 1/2 NH3 by dt. It will be twice the rate is equals to dNH3 by dt. That means it will be twice the rate. Rate of disappearance of ammonia will be twice the rate. That means 2 into 3 into 10 की power -2, 6 into 10 की power -2। इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा दूसरे पड़ाव पर। दूसरे पड़ाव पर क्या हमें देखना है, दूसरे पड़ाव पर हमें देखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, और वो है रेट ऑफ रिएक्शन के बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन सी चीजें। हाँ बेटा बताइए। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्यों डिवाइड करते हैं, अच्छा गुड। ध्यान से जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से, इसी क्वेश्चन से ही हम आपका क्वेरी क्लियर करेंगे। ध्यान से देखिए, अब आपको पता लग जाएगा अभी। एक बात बताइए, जब मैं लिख रहा हूं रेट, मैंने क्या बताया, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे होगा, rate of reaction is rate of disappearance of reactant is equals to rate of appearance of product। भाई reactant जिस तरह से disappear होगा, product उतना ही तो appear होगा। ऐसा कभी हो सकता है कि reactant ज्यादा disappear हो गया, product तो appear ही नहीं हुआ, नहीं हो सकता। ऐसा कभी हो सकता है कि reactant थोड़ा सा disappear हुआ है, product ज्यादा appear हो गया। अरे भाई reactant disappear होगा तभी तो product बनेगा, product अपने आप थोड़ी बन जाएगा। तुम लॉ ऑफ मास एक्शन या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अगर पढ़ोगे तो प्रोडक्ट तुम बना थोड़ी दोगे, प्रोडक्ट तो तुम बस कन्वर्ट ही कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म ही कर रहे हो फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और इसी तरह से अगर मान लो रिएक्टेंट बहुत ज्यादा डिसअपियर हो गया, प्रोडक्ट अपीयर ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब तुमने तो रिएक्टेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया ना, वो भी मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना रिएक्टेंट डिसअपियर होगा उतना ही तो प्रोडक्ट अपीयर होगा भाई, बिल्कुल। तो इसका मतलब डिसअपियरेंस का रेट और अपीयरेंस का रेट बराबर होगा। अब डिसअपियरेंस में N2 जितने तेजी से डिसअपियर हो रहा है, H2 को भी उतने ही तेजी से डिसअपियर होना चाहिए, समझो। और NH3 को उतनी ही तेजी से अपीयर होना चाहिए। अब इस इक्वेशन को देख के मैं कह रहा हूं ये तो हो नहीं रहा सर। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एक N2 3 H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब वो लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है बेटा, ध्यान से देखो। एक N2 3 H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक N2 अगर 3 H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब जितनी देर में एक N2 का मॉलिक्यूल वैनिश हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, उतने में 3 H2 के मॉलिक्यूल को वैनिश होना पड़ रहा है, डिसअपियर होना पड़ रहा है, यस और नो? और उतने देर में 2 NH3 के मॉलिक्यूल अपीयर होंगे, है ना। जितनी देरी में एक N2 डिसअपियर हो रहा है, उतनी देरी में 3 H2 को डिसअपियर होना पड़ रहा है।
पहले इस चीज को समझो, उतनी तेजी से 3 H2 को डिसअपियर होना पड़ रहा है। इसका मतलब H2 का डिसअपियरेंस रेट N2 के मुकाबले 3 गुना है, 3 गुना तेजी से डिसअपियर हो रहा है। तो अगर दोनों के रेट को बराबर करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो 3 इसमें गुना कर दो ताकि दोनों का रेट बराबर आए, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको 3 से क्या कर दो, डिवाइड, ताकि दोनों का रेट बराबर। अब आपको समझ में आ गया स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ क्यों डिवाइड कर रहे हैं बेटा? यस एग्जैक्टली। अब क्योंकि एक जितनी तेजी से एक डिसअपियर हो रहा है N2, उतने में 3 H2 को डिसअपियर होना पड़ रहा है, तो ये तो उसका 3 गुना है। इन ऑर्डर टू इक्वेट, क्योंकि हम बराबर लिखते हैं हमेशा, पीछे भी बराबर लिखा है, इन सब के बराबर है, ये सब बराबर, बराबर करने के लिए या तो तुम N2 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो इसको 3 से डिवाइड कर दो। ये इसका टेक्निकल रीजन है, बाकी 1 मोल के लिए करना पड़ेगा, इसलिए 1 सपोज को इससे डिवाइड कर दो, ये एक दूसरा वैसा सा रीजन है, ठीक है ना। वैसे टेक्निक लॉजिकली स्पीकिंग यही है कि उसके स्पीड को बराबर कर। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। एक रेट ऑफ रिएक्शन पर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पर असर करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, हाँ जी बेटा बताइए। हाँ बताएंगे, अभी वो आएगा आएगा, इट इज स्टिल टू कम। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में पहला फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने। बोला जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसी को लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहते हैं या फिर रेट लॉ भी कहते हैं, हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। दूसरा टेम्परेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा कैटलिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा अगर प्रेशर फैक्टर बनेगा इन केस ऑफ गैस, प्रेशर विल बी अ फैक्टर बट ओनली इन द केस ऑफ गैस, अदरवाइज इट इज नॉट अ फैक्टर। इसके बाद रेडिएशंस का भी इफेक्ट है। मैं मानता हूं रेडिएशन भी एक तरह का टेम्परेचर वाला काम करती है। तो ये चैप्टर इन तीनों चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक एक करके तीनों पढ़ना है। तो आइए पहला वाला करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। तो मैंने ऊपर बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, इतनी बात समझ लो। ये लॉ ऑफ मास एक्शन भी है, रेट लॉ भी। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर एक कांस्टेंट लगाएंगे और इस कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। बट ये इतना आसान नहीं था, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीजों के लिए बात कर रहा था, इसका मतलब ध्यान से देखेंगे बेटा, मान लीजिए मैं एक रिएक्टेंट बोल रहा हूं, सपोज करो, सपोज एक ए है जो बी बन रहा है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन तुम डिफाइन करोगे के ए। ये अगर मैंने कल को ये कह दिया, समझो मेरी बात, A प्लस बी गिव्स सी, तो तुम इसके रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे करोगे? तुम कहोगे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंड टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एज वेल, क्योंकि दो रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन A की कॉन्सेंट्रेशन B की कॉन्सेंट्रेशन दोनों पे निर्भर करेगी। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और बी, ऐसे भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। और इसी की जगह अगर मैं ऐसे कर दूं, ए प्लस ए गिव्स सी, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ए और दूसरा भी क्या है ए, तो और मैं इसको वैसे लिख सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर। बिल्कुल, ये लॉ ऑफ मास एक्शन है, ध्यान से समझिए मेरी बात। अगर मान लीजिए यहां पर a प्लस ए गिव्स सी है,
तो आप कहेंगे तो सिंपल सी बात है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, या सिर्फ सीधे लिख दो A3। तो इसका मतलब सर इसकी जगह ये रिएक्शन भी तो लिखी आ सकती थी ना, क्या 3A gives C, तो आप लिखते थे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A की Q। मतलब यहाँ जो लिखी है आप उसको पावर में कर देते थे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही चलता था सब कुछ, ऐसा ही चलता है सब कुछ, ऐसा ही करना है। ये पूरा का पूरा एंटायरली लॉ ऑफ मास एक्शन है जो गुल्डबर्ग और वाज ने दिया था। बट यहां पर आया कुछ साइंटिफिक ग्लिच। क्या? कहीं साइंटिस्ट इसको मानने को राजी नहीं हुआ। साइंटिस्ट ने कह दिया क्या क्या तर्क है तुम्हारे पास कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस ए और दिस ए, तीनों पर असर करेगा? क्या तुम्हारे पास तर्क है? मान लो एक ए का मॉलिक्यूल स्यूडो है। स्यूडो मतलब क्या? स्यूडो मतलब वो मॉलिक्यूल नकली। स्यूडो मतलब वर्ड आप जानते हैं, सुना हुआ है आपने, नकली। स्यूडो मॉलिक्यूल का मतलब है वो मॉलिक्यूल जो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जरूरी तो है बट उस पर रेट ऑफ रिएक्शन असर नहीं करेगा। मतलब उसके होने या ना होने से रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई खास असर नहीं है, वो स्यूडो मॉलिक्यूल है। आप समझिए, सो स्यूडो मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो किसी भी रिएक्शन के लिए जरूरी है, उस रिएक्शन में वो नहीं होगा तो रिएक्शन होगी नहीं, बट उसकी कॉन्सेंट्रेशन के चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो ये ए नहीं लिखेंगे, ये ए नहीं लिखेंगे, फॉल्स है वो, फॉल्स। ऐसे ही सजाया हुआ, उसका कोई यूज नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उसका कोई यूज नहीं है। आप लोग कई बार देखते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा आजकल ना वो घड़ियों के, स्मार्ट वॉचेस के फर्स्ट कॉपी आ रही है, एप्पल के एकदम वॉच के एकदम फर्स्ट कॉपी एकदम एप्पल जैसी है। अच्छा उसमें क्या होगा ना, उसमें भी 2 डायल्स होंगे कई बार, जैसे एप्पल के उसमें भी 2 डायल्स है। अच्छा उसमें क्या होता है, वो डायल्स फॉल्स होती हैं, वो घुमा रहे, उससे कुछ काम ही नहीं हो रहा यार। आपने देखा होगा, उसका कोई रोल ही नहीं है, वो ऐसे ही है सजाने के लिए बटन। तो इसका मतलब यहां पर 2 बटन है तो बट काम तो सिर्फ एक ही कर रहा है ना लाला। तो उसी तरह से ये वाला ए नहीं है, तो यहाँ पर ए की पावर क्या होगी? 2 होगी, क्योंकि एक ए का मॉलिक्यूल काम नहीं कर रहा। सिंपल सीधा सा लॉजिक है। पर तो इसका मतलब क्या हुआ सर, यहाँ तो 3 था बट यहाँ आपने 2 ले लिया। हियर कम्स द स्टोरी माय डियर, यहीं पर तो असली बात आ गई। इसका मतलब सर ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है जरूरी नहीं है ये पावर बने। यहां पे रेट लॉ अलग है लॉ ऑफ मास एक्शन से। समझो मेरी बात को, यहां पर बिदक गया लॉ ऑफ मास एक्शन भाई साहब। इसका मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, अगर ये ए मोल्स ऑफ ए गिव्स प्रोडक्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट is directly proportional to A की A। yes yes, but according to rate law, rate law क्या कहता है? अरे बाढ़ में जाए कितने A के मॉलिक्यूल है, वी डोंट केयर, हमें तो मतलब है A के पावर x हो। वही x क्या है भाई, तू नई चीज क्या ले आया x? ये कौन सी नई चीज है? x तो है ही नहीं ऊपर। मैंने कहा x मैंने माना है ना। जैसे इधर कितना था, 3 था, देखिए 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, बट एक्चुअली में सिर्फ 2 ही एक के मॉलिक्यूल है जो रेट ऑफ रिएक्शन पर असर डाल रहे हैं। एक मॉलिक्यूल स्यूडो मॉलिक्यूल है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसको समझिए, ये दोनों वैल्यूज बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तुम कहोगे बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, समझ में नहीं आया सर। अरे यार मान लो कोई स्यूडो मॉलिक्यूल नहीं था, सारे ए के मॉलिक्यूल काम कर रहे थे, तो यहाँ पे 3 ले लेते फिर तो। तीनों ए के मॉलिक्यूल थे, तीनों काम कर रहे थे, चलो भाई ए हो गया पावर। बट अगर मान लो 3 में से सिर्फ 2 ही काम कर रहे थे तो पावर 2 हो गया। अब डिफर हो गया ना, अलग हो गया ना, हाँ हो गया। 3 में से एक ही काम कर रहा था, ये भी हो सकता है। 3 में से 1.5 काम कर रहा था। 1.5 का काम करने का मतलब एक मॉलिक्यूल पूरा काम कर रहा था, एक मॉलिक्यूल आधा काम कर रहा था।
तो सर इसका मतलब ये वाली चीज आप इधर लिख रहे हो ये इसके बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहां पर जो आप x लिख रहे हो एक्चुअली में आप वो मॉलिक्यूल बताना चाहते हो जो एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन पर असर डालते हैं, एक्चुअली अफेक्ट्स रेट ऑफ रिएक्शन, जो एक्चुअली में असर करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पर। तो यहां पर जब हमने लिखा ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें थी, वन इज सेइंग व्हाट, वन इज सेइंग अ डिफरेंट स्टोरी, द अदर वन इज सेइंग डिफरेंट स्टोरी। ये चीज पता होना केमिकल काइनेटिक में एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब हम लोग सिर्फ लॉ ऑफ मास एक्शन को देखेंगे तक नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मतलब वो क्या बोलता है, ए जितने हैं यहां पर भी उतने ही ले लो। अरे यार कंपलसरी थोड़ी है सारे के सारे मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, ये तो पुराने जमाने की बात है, ये थ्योरेटिकल अंदाज है, हमें इससे परवाह नहीं है। हम हैं नए लोग, नए जमाने के इंसान, हम लोग रैशनल थिंकर्स हैं, हम लोगों को सबूत चाहिए। अगर ये ए है तो यहां पर हम एक्स लेंगे जो एक्स ए के बराबर हो भी सकता है और एक्स ए के बराबर नहीं भी हो सकता है। एक्स वो मॉलिक्यूल है एक्चुअली में जो रेट ऑफ रिएक्शन पर असर डालते हैं, ये है रेट लॉ, ये आपको पढ़ना है। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही है। आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर लिखेंगे एक्स और लिखेंगे वेयर एक्स में or may not be equal to stoichiometric coefficient, which may or may not be equal to stoichiometric coefficient। बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। एंड x का एक नाम दे दिया बच्चों, तुमने कहा सर इसका मतलब x तो बड़ी मजेदार चीज हो गई, मतलब x तो वो रियल फिगर है। सपोज करो एक शॉप में 5 बंदे जा रहे हैं, 5 मेन जा रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरा एग्जांपल। एक शॉप है काम करने की, उसमें 5 बंदे काम कर सकते हैं, तो 2 मेन गए और 3 वुमेन गए काम करने के लिए। टीम ए है, ये टीम बी है, दिस इज टीम ए, दिस इज टीम बी। अंदर वो काम कर रहे हैं, कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, सपोज करो चेयर्स की प्रोडक्शन या कुछ भी कुछ काम हो रहा है, कुछ फैक्ट्री है, कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, मोबाइल बन रहे हैं मान लो। अब अंदर 2 मैन जो जा रहे हैं ना, 2 में से एक मैन तो बैठ गया, काम ही नहीं कर रहा भाई साहब, मोबाइल चला रहा है। और 3 वुमेन में से एक वुमेन ही काम कर रही है, 2 वुमेन काम नहीं कर रही। तो एक्चुअली में अंदर का जो प्रोडक्शन है वो एक मैन और एक वुमेन ने संभाल रखा है, बाकी 2 वुमेन और एक मैन आराम से बैठकर अपना कुछ बातें कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। तो ये तो वो थ्योरेटिकल फिगर है 5 बंदों की जो उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये पार्टिसिपेशन फिगर है। लॉ ऑफ मास एक्शन इन पांचों को कंसिडर कर लेता था, इसलिए तो गलत होता था। रेट लॉ नए जमाने का बंदा है, वो कहता है भाई मैं अंदर जाके देखूंगा 2 बंदे काम कर रहे हैं तो 2 को ही सैलरी दूंगा मैं, क्योंकि मेरे प्रोडक्शन पर सिर्फ 2 जनों का ही हक है, 2 जनों में ही अगर मान लो ये वाली वुमेन नहीं आती तो मेरा प्रोडक्शन हाफ हो जाता है। और जो तो एक्स्ट्रा वुमेन्स बैठी थी, अगर इन दोनों में से कोई एक नहीं आती, मान लो एक जने ने छुट्टी कर ली, तो मेरा प्रोडक्शन उतना ही है जितना कल था। तो मैंने कहा बे तेरे आने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा मुझे, तेरा आने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा यार, तू तो बेकार है, मतलब सीढ़ों वाले क्यों है तेरा आने या ना आने से। मैंने दोनों वुमेन को मैंने कहा तुम दोनों मत आओ एक दिन, फिर मैंने देखा काम तो उतना ही हो रहा है। अब फिर मैंने इस वुमेन को एक दिन मना कर दिया, भाई साहब काम आधा हो गया। मैंने कहा अच्छा बेटे की जान, मतलब काम तो यही कर रही थी, बाकी दोनों तो एक्स्ट्रा थे, काम ही नहीं कर रहे। तो एक्चुअल में जो काम करते हैं इस फिगर को हम लोग नया नाम देते हैं और वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब है इस रेट लॉ में, ये रेट लॉ है, रेट लॉ की जो पावर होती है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, जो दरअसल वो मॉलिक्यूल्स को शो करती है जो एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के चेंज के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। तो अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखूं बच्चों, ए ए प्लस बी बी
गिव्स Cc प्लस Dd, तो इसके मैं रेट ऑफ रिएक्शन अगर रेट लॉ के हिसाब से लिखना चाहूं तो रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ कहता है k a की पावर x और b की पावर y, वेयर x may और may not be equal to a, y may और may not be equal to y। ये बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। भाई देखो, हमें नहीं पता, वो डिपेंड करता है रिएक्शन कैसी है, बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। बहरहाल x और y को अगर मैं ऐड कर दूं, पावर्स को ऐड कर दूं, तो वो कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जीरो भी हो सकता है। जीरो, जीरो का मतलब क्या हुआ सर? जीरो का मतलब ये हुआ कि जैसे उस फैक्टर की अगर मैं बात करूं, अंदर अंदर एक्चुअली में कोई भी काम नहीं कर रहा। क्यों सर? कि मान लो अंदर ऐसा था, एक ऑटोमेटेड मशीन है, उसमें से अपने आप मोबाइल्स बन रहे हैं। इनका काम बस इतना ही था, अंदर जाकर स्विच ऑन कर देना, मशीन को ऑन कर देना और बैठ जाना, बस। इसका मतलब अगर मैं एक मैन को बाहर कर दूं, कह दूं एक मैन तू जा एक काम कर, मेरे लिए चाय ले आ, और दो वुमेन को कहूं तुम एक जाओ काम करो, मेरे लिए खाना ले आओ, तो अगर अंदर एक मैन है और एक वुमेन है, अभी भी काम उतना ही हो रहा है जितना पहले हो रहा था। फिर मैंने कहा एक काम करो, दोनों मैन तुम जाओ और मेरे लिए घर से कुछ सामान ले आओ, अंदर जीरो मैन है, तब भी वही काम हो रहा है, उतनी स्पीड से ही काम हो रहा है। मैंने कहा अच्छा समझ गया मैं। इसका मतलब ये दरअसल कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन पर असर नहीं डाल रहे, रेट ऑफ रिएक्शन जैसी होनी थी, जितनी होनी थी, अपने आप हो रही है। वो कोई भी रिएक्शन मॉलिक्यूल उसमें हिस्सा नहीं ले रहा है, उस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है। बट याद रख, इस केस में सारे मॉलिक्यूल्स स्यूडो मॉलिक्यूल है। स्यूडो मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन पर असर नहीं डालता। बट याद रखना बच्चों, स्यूडो मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जो होना जरूरी होता है, वो नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। जैसे ये दो मैन और तीन वुमेन अगर अंदर नहीं गए, तो वो मान लो ये 5 जने एक साथ चाहिए थे उस मशीन को ऑन करने के लिए, तो अगर 5 जने नहीं होंगे तो मशीन ऑन नहीं होगी भैया, मशीन ऑन नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब भले ही एक बार मशीन ऑन करके बैठ जाए, उसके बाद इनका कोई काम नहीं है, परंतु शुरुआत में इनका काम है। इसका मतलब स्यूडो मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल है जो किसी रेट ऑफ रिएक्शन पर असर तो नहीं डालते, बट उनका होना जरूरी होता है। वो नहीं होंगे तो रिएक्शन नहीं होने की होगी भैया, ये वाली बात होता है। तो स्यूडो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, और इन फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस में भी हो सकती है। यहां पर एक बड़ा रोल है स्यूडो मॉलिक्यूल्स का। स्यूडो मॉलिक्यूल्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर एनी रिएक्शन but whose change in concentration does not changes the rate of reaction। rate of reaction को change नहीं करता, ये important है, ध्यान रखना है। एक सेकंड बेटा, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं और नॉर्मली दिखाऊं कि हाँ भाई ये रिएक्टेंट है और इसकी पावर x है, अगर मैं नॉर्मली ऐसी बात आप लोगों को दिखाऊं, ऐसा एक रेट लॉ है। x क्या है? x ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां से अगर मैं रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने जाऊं, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? r की पावर x इज इक्वल्स टू k फॉर यूनिट्स ऑफ k, रेट कांस्टेंट की यूनिट्स के लिए। अच्छा ठीक है, अब रेट की क्या यूनिट होती है? रेट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही तो होता है रेट। रेट क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। अरे कैसे पता लगा रहे यार? फिर वही वाली बात अभी तो बताया था मैंने, यहाँ पर कहाँ बताया था? ये रहा, यहाँ पर ये रहा, ये बताया है। मोल पर लीटर है ये, और वो है मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड है, ठीक है।
रेट की यूनिट होगी क्योंकि ऊपर वाले का होगा मोल पर लीटर और नीचे वाले का होगा पर सेकंड, तो मोल पर लीटर पर सेकंड, इसकी मोल पर लीटर पर सेकंड है। और नीचे वाले की रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन तो यार हमेशा ही मोल पर लीटर होती है, की पावर x मान लो इज इक्वल्स टू के। तो इसके बाद ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, कैसे? अब थोड़ा सा तो और सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर मोल पर लीटर की पावर 1 है और नीचे मोल पर लीटर की पावर x है, तो हम इसको लिख सकते हैं मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एक्स पर सेकेंड इज इक्वल्स टू के। इसके बाद से क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब आपके पास x होगा, जब आपके पास x होगा। तो मान लेते हैं फॉर जीरो ऑर्डर, शुरू करते हैं फॉर जीरो ऑर्डर से। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू डालते रहेंगे, x की वैल्यू 0 डाल देंगे, तो k की यूनिट आ जाएगी मोल पर लीटर की पावर 1 पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। फॉर फर्स्ट ऑर्डर, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करता हूं, x की वैल्यू 1 होती है, तो k की वैल्यू हो जाएगी मोल पर लीटर 1 की पावर 1, इधर हो जाएगा ना 1 माइनस 1, क्योंकि x 1 हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 1 माइनस 1 इज 0, किसी की पावर 0 मतलब 1, तो आ जाएगा पर सेकेंड। तो इसमें बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, जैसे है कि कोई रिएक्शन का ना रेट कांस्टेंट 1.6 इंटू 10 की पावर 2 पर सेकेंड है, बताओ उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, बताओ उसका ऑर्डर क्या होगा, ये सब चीजें पूछ रहा है। भाई बंदा क्या है, इसकी यूनिट से ही पता लग रहा है ऑर्डर क्या है। तो यूनिट से भी कई बार आप सीधे सीधे पता लगा सकते हैं। इसी तरह से फॉर सेकेंड ऑर्डर अगर आपको कहीं कहे, तो आप कहेंगे सेकेंड ऑर्डर के लिए x की वैल्यू 2 है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर की पावर -1 पर सेकेंड, मतलब मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड। इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं, इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट की यूनिट हम बता सकते हैं। केवल आखिरी टॉपिक आपका बताऊंगा मैं, अभी का आखिरी टॉपिक है, क्योंकि आखिरी टॉपिक के बाद मैं फिनिश कर दूंगा ये फर्स्ट पार्ट इसका, फिर न्यूमेरिकल वाला पार्ट हम कल डील करेंगे। तो इसके आखिरी टॉपिक के लिए 10-15 मिनट और रुकिएगा, हम आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे मॉलिक्यूलैरिटी वर्सेस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलैरिटी वर्सेस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलैरिटी? यस बेटा बताइए। स्यूडो मॉलिक्यूल हम कैटलिस्ट को नहीं बोलते, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन पर केमिकली पार्टिसिपेट नहीं करते, और स्यूडो मॉलिक्यूल वो होते हैं जो केमिकल पार्टिसिपेशन करते हैं। ठीक है, स्यूडो मॉलिक्यूल वो होते हैं जो केमिकल पार्टिसिपेट करते हैं, कैटलिस्ट वो होते हैं जो केमिकली किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, क्योंकि जैसे वो आते हैं वैसे ही निकल जाते हैं विदाउट एनी चेंज, उनकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई बदलाव ही नहीं आता। मॉलिक्यूलैरिटी में क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी की पहली बात क्या है, द मॉलिक्यूलैरिटी मतलब वो मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी रिएक्शन के अंदर, पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी रिएक्शन के अंदर, आप समझिए मेरी बात, और कोलाइड कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, सो द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which are participating and colliding simultaneously, ये बड़ी बात है, कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली इन रिएक्शन, आपस में टकरा रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल हो सकता है, एक मॉलिक्यूल ए है, ए से टकरा रहा है, एक मॉलिक्यूल ए है यूनिमॉलिक्यूलर हो सकता है, एक मॉलिक्यूल ए है जो बी से टकरा रहा है, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। याद करिए यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कौन से होते थे, SN1 रिएक्शन। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल उसमें इंपॉर्टेंट होता था, याद करिए वो था हेलोएल्केन। न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन कोई असर नहीं करती थी वहां पर, न्यूक्लियोफाइल एक तरह का स्यूडो मॉलिक्यूल था, मतलब उसका होना तो जरूरी है, क्योंकि वो नहीं होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया, कितना अच्छा एग्जांपल आ गया, नहीं? SN1 रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल एक्चुअली में रेट ऑफ रिएक्शन पर असर डालता है, वो कौन है, वो है हेलोएल्केन, सबस्ट्रेट, नॉट द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल।
ठीक है, तो ये बायोमोलिक्यूल भी हो सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल आपस में टकरा सकते हैं, 3 मॉलिक्यूल आपस में टकरा सकते हैं। जब ट्राई मॉलिक्यूलर से ऊपर बात चली जाती है 4 मॉलिक्यूल, तो 4 मॉलिक्यूल का एक साथ टकराना बड़ा ही इम्पॉसिबल वाला बात है। जैसे ये वाला और ये वाला नहीं टकराएंगे, देख रहे हो, कुछ भी कर लो, 4 मॉलिक्यूल ऐसे ले लो, तो ये और ये नहीं टकरा पाएंगे, ये और ये नहीं टकरा, तो 4 मॉलिक्यूल का एक साथ टकराना मुश्किल है यार। तो फिर वहां पर क्या बात आ जाएगी, स्टेप्स में टकराएंगे, 2 पहले टकराकर एक बन गया, ये 2 टकराकर एक बन गया, फिर ये आपस में टकराकर प्रोडक्ट बना रहे। तो इसका मतलब जब भी कोई रिएक्शन ट्राई मॉलिक्यूलर से ज्यादा हो जाता है तो उसके चांसेस हो जाते हैं कि वो रिएक्शन एक से अधिक स्टेप्स में हो। तो जब रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में होता है तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाए उसे एलिमेंट्री रिएक्शन, जो रिएक्शन एक से अधिक स्टेप्स में हो उसे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं होती। इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ तभी तक के लिए है जब वो रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है, क्योंकि एक ही स्टेप, मॉलिक्यूलरिटी तभी तो डिफाइन है। मतलब मॉलिक्यूलरिटी यूनिमॉलिक्यूलर हो सकता है, बाई मॉलिक्यूलर हो सकता है, ट्राई मॉलिक्यूलर। अगर 4 मॉलिक्यूल है, टेट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो ही नहीं सकती, ये अलग अलग स्टेप्स में हो रही है, तो वहां पर मॉलिक्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी इज ओनली डिफाइंड फॉर सिंपल रिएक्शन। सिंपल मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब दोस रिएक्शन विच ऑकर्स इन अ सिंगल स्टेप। इट इज डिफाइंड only for molecular, oh sorry, elementary reaction. यहां पर अगर मैं बात करूं, what is the definition of order of reaction? The sum of powers in rate law expression, powers का sum. It is defined for both, ये सबके लिए डिफाइंड इट इज, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है ना। रिएक्शन एक स्टेप में हो, 2 स्टेप में हो, तुम कहोगे मुझे क्या फर्क पड़ता है यार, एक स्टेप में हो 2 स्टेप में हो। उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब कितने एक्चुअल में मोल्स रेट ऑफ रिएक्शन पर असर डालते हैं, ये मैं बता सकता हूँ। चाहे वो एक स्टेप में हो चाहे 2 स्टेप में। अगर 2 स्टेप में होगा तो इस स्टेप का अलग ऑर्डर होगा। जैसे मान लो A प्लस बी मिलकर बना रहा है C, फिर C प्लस D प्लस E मिलकर बना रहा है F। तो अगर मुझसे आप पूछ रहे हैं सर ये 2 स्टेप में हो रहा है, मैंने कहा ठीक है, ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है, इसका मान लो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 2, इसका मान लो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 3। तो सर ये तो 2 अलग अलग स्टेप्स के लिए है। अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर पूछूं तो वो कैसे पता लगेगा? तो ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर पता लगता है जो स्टेप स्लो होता है, स्लोएस्ट स्टेप से। स्लोएस्ट स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो जो भी स्टेप स्लो होगा तुम कहोगे ये वाला स्टेप स्लो है, तो भैया ऑर्डर ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर 2 है, इसका ही ऑर्डर ओवरऑल का ऑर्डर माना जाता है। अगर तुम कहोगे ये वाला रिएक्शन स्लो है, तो भैया 3 है ओवरऑल रिएक्शन का, तो स्लोएस्ट ऑर्डर का ही स्टेप का ही ऑर्डर ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर माना जाता है। तो इट इज डिफाइंड फॉर both elementary as well as complex reaction. For complex reaction, the order of slowest step will be RDS, rate determining step. अगला पॉइंट क्या है? मॉलिक्यूलरिटी क्या है? एक्सपेरिमेंटल नहीं, थ्योरेटिकल। मॉलिक्यूलरिटी तो थ्योरी पे डिपेंड करता है ना, थ्योरेटिकल। एक्सपेरिमेंटल तो ये है ना भाई, तुम्हें इसमें देखना पड़ेगा कि कितने मॉलिक्यूल एक्चुअली, ये एक्सपेरिमेंट है ना बेटा। देखो कहाँ गया वो, हाँ एक्सपेरिमेंट तो ये है ना। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? मॉलिक्यूलरिटी तो बता रहे हो टोटल कितने मॉलिक्यूल है अंदर। एक्सपेरिमेंटल तो ये है कि भाई 2 मैन में से कितने काम कर रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, इस मैन को अनिल, राजू और अखिल काम कर रहा है, तो अखिल को हटा के देखते हैं अनिल राजू काम कर रहा है क्या। एक काम करते हैं, एक बार राजू को हटा के देखते हैं क्या अनिल और अखिल काम कर रहा है क्या, इन पर क्या असर पड़ता है। तो दिस इज व्हाट द एक्सपेरिमेंटेशन इज। ये एक्सपेरिमेंट है भाई, ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये है एक एक्सपेरिमेंटेशन या फिर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट।
यहाँ पर molecularity can't be zero. ऐसा होता है कभी zero molecular participating in the reaction. If zero molecular participating in the reaction, then the reaction will not be considered as a reaction. Reaction ही नहीं होगी यार वो तो. It can't be zero. ये zero नहीं होगा. और in fractions, और fractions में भी नहीं होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस एग्जाम में आने वाला डिफरेंस है. और यहां पर it can be zero और इन फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में भी हो सकता है. ठीक है. सो दिस इज इट फ्रॉम माय डेस्क एवरीवन टुडे. गॉड ब्लेस, टेक केयर. हमने यहाँ तक मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दिया है. कल हम लोग शाम को उसी टाइम के आसपास जुड़ेंगे और इसको पूरा टेकअप करेंगे और उसके न्यूमेरिकल भी खत्म करेंगे. तो हमारा यही है, बड़ा क्लियर फंडा मेरा बड़ा यही है कि हम लोग चाहते